हेलो एवरीवन, तो क्या हाल चाल। आज का हम बायोलॉजी सेक्शन में लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हैं। लेक्चर नंबर 3 में हमने आपको डिस्कस किया था ऑस्मोसिस के बारे में, डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अणुओं का प्रवाह होता है। उसी के विपरीत हमने आपको बताया था ऑस्मोसिस में रिवर्स होता है, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर। उसका सीधे विपरीत निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर अणुओं का विसरण होता है। उसी से रिलेटेड एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा टॉपिक है प्लाज्मोलिसिस। इसका आज हम आपको बताएंगे। प्लाज्मालिसिस को दो भाग में सबसे पहले आप डिवाइड करिए। सबसे पहले प्लाज्मा बर्ड प्लस लिसिस जिस बर्ड के लास्ट में लगता है, यानी कि टू ब्रेक, तोड़ने का काम हो रहा है वहां पे, है ना। हाइड्रोलिसिस यानी कि हम हाइड्रोजन को तोड़ रहे हैं। इलेक्ट्रोलिसिस यानी हम इलेक्ट्रॉन को तोड़ रहे हैं, है ना। हाइड्रा यानी वाटर को हम तोड़ रहे हैं। उसी प्रकार से प्लाज्मोलिसिस हम यहाँ पे बात करेंगे, यानी कि प्लाज्मा यानी कि लिक्विड को हम ब्रेक करेंगे। उसके बाद हम चीजों को समझेंगे कि आखिर इसमें होता क्या है। तो हम आज टॉपिक डालेंगे प्लाज्मोलिसिस। आज का हमारा टॉपिक प्लाज्मोलिसिस। हम बिल्कुल सेपरेट चीजों को करके आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, है। प्लाज्मा यानी कि कोई लिक्विड, स्पेसिफिक लिक्विड या प्लाज्मा। लिसिस यानी टू ब्रेक, है ना, टू ब्रेक, चीजों को हम तोड़ेंगे। प्लाज्मोलिसिस यही टोटल नेओनाइज, कॉमनली नोन एज, ये दो वर्ड से मिलकर, ये दोनों वर्डों से मिलकर ये हमारा बना प्लाज्मोलिसिस वर्ड हमारा। ये पहला प्लाज्मा और प्लस दूसरा लिसिस वर्ड यानी प्लाज्मोलिसिस। तो हम पढ़ रहे थे प्लांट के बारे में। तो कहने का मतलब ये जो क्रिया होगी वो पादप कोशिका के अंतर्गत होगी। तो चलिए इसका हम वेल डिफाइंड डिफिनीशन के बारे में हम बात करते हैं। तो हम यहां सीधा लिखेंगे प्लाज्मोलिसिस प्लांट कोशिका के अंदर, प्लांट कोशिका यानी कि पौधे की कोशिका, पौधे की कोशिका की यहाँ पे हम बात करेंगे। पौधे की कोशिका में होने वाली क्रियाएं हैं। इसमें होता क्या है, इनमें निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर अणुओं, वसा, प्रोटीन व
खनिज लवण का व खनिज लवण का विसरण होता है ना। अणुओं का सीधा लिखें चालन यानी मोटिव होता है। इसमें होता क्या है कि प्लाज्मालिसिस पौधों के अंदर जो कोशिका होती है उनमें एक क्रिया होती है, जो क्रिया के दौरान क्या होता है उसमें निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर अणुओं, वसा, प्रोटीन व खनिज लवण का चालन हो जाता है। उसको हम इसमें होती है क्या, शर्तें क्या होती है, इसका शर्तें क्या होती है, किस शर्त पे, यानी कि कंडीशन क्या हो जाता है इसमें कि इस तरह के काम होना स्टार्ट हो जाता है। इसमें शर्तें ये होती हैं, इसमें शर्तें ये होती हैं कि इसमें शर्तें होती है, इसमें मुख्य प्रकार से 2-3 शर्तें होते हैं खास करके। इसमें जब हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जब हम हाइपरटोनिक यानी उसका हिंदी वर्ड उच्च सांद्रता वाले विलयन होता है। वैसे विलयन जिनका कंसंट्रेशन हाई हो वो हाइपरटोनिक के अंतर्गत आता है, और हाइपोटोनिक यानी कि जिसका कंसंट्रेशन कम हो। तो यहाँ पे हम हाइपोटोनिक की बात नहीं करेंगे, हाइपरटोनिक की बात करेंगे। यहाँ हम क्या बात करेंगे, हाइपरटोनिक यानी कि जिस सॉल्यूशन की सांद्रता ज्यादा हो, यानी जब हम उच्च सांद्रता वाले विलयन के अंदर पादप कोशिका को रखते हैं तो उसमें अंतः कोशिका से जल निकलकर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की ओर सॉल्यूशन की ओर आने लगती है जिसके कारण कोशिका झिल्ली से जल का अभाव हो जाता है, आप इसको लिखिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो जाता है कोशिका झिल्ली में
झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली से होस्ट इज कमिंग हेयर, कोशिका झिल्ली से जल का, कोशिका झिल्ली से जल का निकल जाना, कोशिका झिल्ली से जल का निकल जाना कोशिका झिल्ली से, कोशिका झिल्ली से जल का निकलने का मतलब कोशिका झिल्ली में, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली में संकोचन आ जाना, संकोचन का आ जाना। पॉइंट नंबर ये फर्स्ट। पॉइंट 2, जल निकलने का मतलब कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति से कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली का अलग हो जाना, अलग हो जाना। अब फिगर के माध्यम से यहाँ पे हम समझते हैं कि कोशिका झिल्ली से, कोशिका झिल्ली जैसा कि हमने आपको बताया कि पादप कोशिका में 2 मेम्ब्रेन होते हैं। ऊपर का परत सेल वॉल कहलाता है, यानी कि कोशिका भित्ति, उसके अंदर कोशिका झिल्ली। और जब हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में पादप कोशिका को जब हम रखेंगे, यानी कि कहने का मतलब है कि पादप कोशिका का जितना कंसंट्रेशन है उससे ज्यादा कंसंट्रेशन का हम सॉल्यूशन बनाएंगे और उसमें हम पादप कोशिका को जैसे ही रखेंगे तो उसमें एक क्रिया स्टार्ट हो जाती है, दैट इज प्लाज्मोलिसिस रिएक्शन। ये उसमें स्टार्ट हो जाता है। उसमें होता क्या है कि निम्न सांद्रता वाले चीज उच्च सांद्रता वाले चीज की ओर चलना स्टार्ट हो जाता है। उसी क्रिया को हम प्लाज्मोलिसिस यहाँ पे कहेंगे। जैसे हम एक पादप सेल बनाए, एक पादप सेल है जिसका सबसे बाहरी भाग बाह्य परत है, ये बाह्य परत, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन यानी आंतरिक परत। अब बाह्य परत के अंतर्गत कौन आएगा? कोशिका भित्ति आएगा, कोशिका भित्ति आएगा। आंतरिक कोशिका झिल्ली आएगा, कोशिका झिल्ली आएगा। इसके अंदर प्लाज्मा, प्रोटोप्लाज्म जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा पाया जाएगा, है ना। इंटरसेलुलर स्पेसेस, दोनों के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस भी रहेंगे। इंटरसेलुलर यानी कि 2 सेलों के स्पेस के बीच में ये जो जगह है इंटरसेलुलर स्पेस, इसके अंदर कुछ प्लाज्मा स्पोज भरा हुआ है। यहाँ पे है निम्न सांद्रता, है ना। यहाँ पे क्या है? निम्न सांद्रता। प्लाज्मोलिसिस के दौरान होता क्या है कि निम्न सांद्रता से चीज इधर
उच्च सांद्रता की ओर आना स्टार्ट हो जाता है। क्या? उच्च सांद्रता, जिसमें हम इधर मान लिया जाए सपोज एक बीकर है जिसमें हम उच्च सांद्रता के चीज़ों को हम रखे हुए हैं और इसमें हम ये प्लांट सेल को डालें, प्लांट सेल को डालें, तो इसका जो विसरण है निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होना स्टार्ट हो जाएगा, इधर की ओर होना स्टार्ट हो जाएगा। उससे होगा क्या, इसमें थर्ड स्टेप इसमें होगा क्या कि ये जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस है उसका घट जाएगा और ये बिल्कुल छूट जाएगा, है ना। कोशिका भित्ति से रिलेशन इसका छूट जाएगा और सीधे ये ऐसे 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 हो जाएगा, चिपक जाएगा, यानी कि कोशिका भित्ति से सीधे छूटकर कोशिका झिल्ली अलग हो जाएगा इस क्रिया के दौरान। तो प्लाज्मोलिसिस के दौरान किसी भी चीज का, यानी कि जो रिजिड है, यानी कि जो रिजिड है, फूला हुआ चीज है, उसका सिकुड़ जाना। जब हम, आप लोगों ने देखा होगा घर में आप लोग अचार लगाते होंगे तो उसमें आप देखते होंगे कि जब हम किसी जार में अचार को रखते हैं, 2 जार में रखिए, एक जार में कम यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक जो अधिक सांद्रता वाला है, उसमें बहुत सारा तेल है, नमक बहुत सारा उसमें मिला दिए हैं, मसाला मिला दिए हैं, और एक में सिर्फ तेल मिलाइए और नमक बहुत कम मात्रा में लगाइए। दोनों में आप देखिएगा कि जिसमें बहुत ज्यादा सांद्रता वाले है यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, उसमें जो आम का जो काटा हुआ पीस रहेगा वो सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? कि उसके अंदर से जो जल है वो बाहर निकल कर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में मिल रहा है। और उसमें देखिएगा सेकेंड जार में कि जिसमें कम हम नमक मिलाए हैं उसमें ऐसा नहीं होता है, उसका जो आम का अचार है वो टाइट का टाइट ही रह जाता है। यही दोनों में विशेष रूप से फर्क है। तो यहाँ पे हमने आपको फिगर के माध्यम से भी चीजों को बताने की कोशिश की। तो हम हाई कंसंट्रेशन से यहाँ पे लो कंसंट्रेशन की ओर चीजों को जाते हुए देखा। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाते हुए चीजों को देखा। इसका कारण क्या है? देखिए, इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण तो वही हुआ जो हमने आपको बता दिया कि निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जल का बहाव हो जाता है। उस पर प्रभाव क्या पड़ेगा? उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा, यहाँ पे हम प्रभाव में लिखेंगे कि कोशिका झिल्ली का, प्रभाव में लिखेंगे कोशिका झिल्ली का कोशिका भित्ति से अलग हो जाना, कोशिका भित्ति से अलग हो जाना, कोशिका झिल्ली का कोशिका भित्ति से अलग हो जाना, यही उसका प्रभाव है। अब हम इसके बारे में यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप लीजिए, या तो आप शॉर्ट नोट्स बनाते जा रहे हैं तो शॉर्ट के रूप में लिखिए, या तो ब्रीफली भी आप लिखिए। अब यहाँ पे आपको हम एक उदाहरण के तहत उदाहरण हम देते हैं प्लाज्मोलिसिस का। एक हम उदाहरण देते हैं। उदाहरण के अंतर्गत आएगा कि जब आप सड़क पे देखते होंगे ठंडा का मौसम में बर्फबारी जब होती है, बहुत सारा हिमपात होता है, बहुत सारा हिम गिर रहा है यानी बर्फ गिर रहा है। तो वहां पे हमारे जो वर्कर होते हैं, सड़क के जो वर्कर होते हैं, जो कि नगर निगम के द्वारा और भी देख रेख के जितने भी लोग होते हैं, वो करते क्या है कि वहां पे नमक डालते हैं ताकि वहां बर्फ ना जमे और लोगों को चलने में कोई परेशानी ना हो। जैसे बर्फ अगर गिर रहा है, उस पर आप चल रहे हैं तो आपका फ्रिक्शन, टायर में जो फ्रिक्शन है वो नहीं लग पाएगा, आप फ्रिक्शन लेस हो जाएंगे। और फ्रिक्शन लेस जैसी जब आप हो पाएंगे तो आप स्लिप करके कहीं भी गिर सकते हैं। इसकी वजह से वो जो सब अधिकारी लोग सचेत करते हैं और वर्कर लोग को कहते हैं कि वहां पे जिस समय बर्फबारी होते रहे तो कम से कम सभी जगह पर तो नहीं, लेकिन जहां सड़क पर चलने का जगह है वहां पे नमक आप छिड़को, नमक का परत बिछा दो,
बर्फ आए गल के चला जाए। तो होता क्या है कि भारी मात्रा में बर्फ भी पड़ रहा है और नमक भी मिला रहा है, तो पानी तो गलते जा रहा है, लेकिन इर्द गिर्द जो किनारे पे है जो पेड़ पौधे होते हैं वहां पे जा करके पानी इकट्ठा हो जाता है। तो नमक का कंसंट्रेशन उसमें बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो होता क्या है कि पेड़ पौधा के चारों ओर जल का जमाव हो गया, जिसमें कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया। तो उसमें यही प्लाज्मोलिसिस वाला प्रक्रिया होना स्टार्ट हो जाता है। पेड़ अपना जीवन को, यानी कि जीवन को बनाए रखने के लिए, ऑस्मोलिडिटी को बनाए रखने के लिए होम्योस्मोसिस एक वर्ड आता है ना, होम्योस्मोसिस, यानी कि अपने जिंदगी को बनाए रखने के लिए वो पूरा अपने कंडीशन को फुलफिल करने की पूरा कोशिश करता है ना। तो पेड़ अपने रूप में बनाए रखने के लिए सोचने लगता है कि भाई बाहर तो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन वाला चीज आ गया, तो अब हम बचेंगे कैसे। लेकिन बचेगा क्या, प्लाज्मोलिसिस वाली प्रक्रिया वहां होना स्टार्ट हो जाती है। वहां पेड़ पौधे में तो पहले से जो कंसंट्रेशन था वही रह गया, यानी कि निम्न कंसंट्रेशन, और बाहर से आ गया हाई कंसंट्रेशन। तो पेड़ पौधों की कोशिका से जो प्लाज्मा है उसके अंतर्गत जो द्रव वाली पदार्थ है वहां से निकलना स्टार्ट हो जाता है और उस यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जाना स्टार्ट कर देता है। उससे होता क्या है दोस्तों, उससे होता क्या है कि कोशिका द्रव के सारा यानी कि जो कोशिका में, यानी पादप कोशिका में जो वैक्यूल्स होते हैं उसके अंदर जो वाटर का जमाव होता है जिससे पादप कोशिका की जिंदगी बचती है, वो निकल कर बाहर जाना स्टार्ट हो जाता है। और धीरे धीरे 2, 4, 5 दिन 10 दिन के अंतर में उसके अंदर पानी की बिल्कुल कमी हो जाती है दोस्तों, पानी की बिल्कुल कमी हो जाती है। और पानी की जब कमी हो जाती है तो उसके अंदर जो हम वैक्यूल्स से पानी लेकर के पेड़ में टर्गर प्रेशर जो लगाते थे, टर्गर प्रेशर एक ऐसा प्रेशर है जो पानी को हम नीच वाली ढलान से ऊंच वाली ढलान की ओर लेकर जाते हैं और पूरे टहनी में, शाखा में, पत्तियों तक पानी को हम फैलाते हैं, जिससे वो रिजिडिटी बनाए हुए रहता है, इरेक्टनेस बनाए हुए रहता है। जब आप पेड़ पौधों को हवा की झोंकों में लहराते हुए देखते होंगे, इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि उस पेड़ पौधे के अंदर में पानी बहुत अच्छा मात्रा में है, वैक्यूल्स में पानी का जमाव है। और जब यहाँ पे ये प्लाज्मोलिसिस वाली प्रक्रिया हो जाती है तो पानी उसके अंदर कम जाता है और पेड़ पौधे सूखना स्टार्ट हो जाते हैं। देखते होंगे कि मुलायम होना, लूज होना, पत्तियां लूज होना स्टार्ट हो जाती है, टहनियां भी लूज होना स्टार्ट हो जाती है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये प्लाज्मोलिसिस है। तो हमने आपको 2 उदाहरण दिया। पहला उदाहरण सड़कों पर बर्फबारी का होना और उसमें नमक का मिलना प्लाज्मोलिसिस का उदाहरण है। प्लाज्मोलिसिस का उदाहरण है। यह सबसे बेस्ट उदाहरण है आपका दोस्तों। दूसरा उदाहरण अचार वाली चीज जो है, आम का पिकल्स, यानी आम का अचार का सिकुड़ जाना। तीसरा हमने आपको चीजों को बताया कि जब पेड़ के अंदर वैक्यूल्स में जब पानी रहेगा ही नहीं तो उसमें भी प्लाज्मोलिसिस की प्रक्रिया हो गई। ये पेड़ पौधों में का मुलायम टहनियां का झुक जाना, ये सब आदि। प्लाज्मोलिसिस के बारे में हमने आपको
एक अच्छी कॉन्सेप्ट के जरिए प्लाज्मोलिसिस जो विधि है उसको समझाने का कोशिश हमने किया। अब हम आते हैं प्लाज्मोलिसिस के बाद, अब हम आएंगे ड्यूअल मेम्ब्रेन, ऑर्गेनल्स ऑफ ड्यूअल मेम्ब्रेन। ऑर्गेनल्स ऑफ ड्यूअल मेम्ब्रेन के बारे में हम आपको बात करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दोहरी झिल्ली। दोहरी झिल्ली, दोहरी झिल्ली का कोशिकांग, दोहरी झिल्ली का कोशिकांग, दोहरी झिल्ली का कोशिकांग के बारे में हम आपको बात करेंगे यहाँ पे। इसमें दोहरी झिल्ली के अंतर्गत हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे। सेकेंड हम प्लास्टिड, प्लास्टिड, प्लास्टिड में हम खास तौर पे, प्लास्टिड में खास तौर पे क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम, क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में ये जेनेटिक्स का एक गुण है जिसमें डीएनए है ना, डीएनए, और डीएनए में खास करके मैसेंजर डीएनए, यानी कि यहाँ से ये अलाउड करेगा सीधा। डीएनए अलाउड करता है किसको? आरएनए को, है ना, आरएनए को अलाउड करता है कि जाकर के भाई प्रोटीन बनाओ। तो कहने का मतलब एक मालिक की तरह यहाँ पे काम करता है डीएनए। इसके अंदर में ये जो है, इसके अंदर में ये जो है ना हमारा क्रिस्टी है, ये CRIS, क्रिस्टी होता है। इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में क्रिस्टी होता है। ये जो हमारा है बाह्य परत हुआ, बाह्य परत यानी कि आउटर लेयर, ये क्रिस्टी हो गया। और यहाँ पे ऑक्सीजोम, चीजों को सबसे पहले भाई फिगर आउट डिफाइन करने की कोशिश करिए, है ना। ऑक्सीजोम, ऑक्सीजोम, ऑक्सीजोम होता है। इसमें दो दरवाजे होते हैं, ऑक्सीजोम में। उसी के द्वारा कण कि कौन से कण उससे पास होंगे नहीं होंगे। तो इसमें F0 F1 एक पार्टिकल्स होते हैं ना, जो कि इससे पास होगा कि नहीं होगा उस पे ये सारा के सारा डिपेंड करता है ना। तो यही दोहरी झिल्ली का कोशिकांग है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, खास तौर पे प्लास्टिड में हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे, खास करके क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको आप बनाइए या तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि इसके बारे में, यानी कि सामान्य जानकारियां क्या क्या है। क्योंकि जनरल कंपटीशन में सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट से ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन पे बात आती है, क्वेश्चन तो उसी से आता है। तो इसमें हम हर एक टॉपिक्स के बारे में सामान्य जानकारियां क्या क्या है, सामान्य जानकारियां हम यहाँ पे जुटाएंगे और एक एक पॉइंट को हम लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है, दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। कौन है? तो हम बातें कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में।
तो उसी के बारे में हम दोहरी झिल्ली वाला यानी कि डबल मेम्ब्रेन लेयर वाले ये कोशिकांग है। कोशिकांग का मतलब आप लोग समझते हैं ना, यानी कि सेल से भी छोटा चीज, सेल का ये अंग है कोशिकांग। इसको आप लोग अगर तोड़ेंगे कोशिकांग को तो कोशिका का अंग, कोशिका प्लस अंग यानी कि कोशिका का अंग। जब हम सेल जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो आप समझेंगे कि ये क्या है, कोशिकांग क्या है। तो कोशिका से भी छोटा ये चीज है, कोशिका के अंदर अंग जो है उसको हम कोशिकांग कहेंगे। उसी के अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये प्लास्टिड है जिसमें क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये सब ईआर में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें अब ईआर में भी 2 पार्ट्स, आरईआर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसी के बारे में तो हम बात करा रहे हैं, लाइसोसोम है ना, राइबोसोम, ये सब के सब क्या है, यानी कि ये सब कोशिकांग है। ये सारे के सारे कोशिकांग है जो कि सेल के अंदर में पाया जाता है। उसी में एक कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके बारे में हम समान जानकारियां यहाँ पे लिख रहे हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कि या जिसको हम कहेंगे शक्ति गृह है ना, शक्ति गृह, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कि शक्ति गृह। तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एटीपी फॉस्फेट। ये मत सोचिएगा कि बहुत बड़ा कौन सा चीज है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एटीपी जस्ट लाइक एनर्जी, और जस्ट लाइक एनर्जी क्या, एनर्जी है ही, ये समझिए शक्ति है। उसी एटीपी के जरिए प्लांट अपना सारा काम करती है, सारा के सारा काम करती है। हम लोग को भी अगर एटीपी नहीं मिलेगा यानी एनर्जी नहीं मिलेगा, हम लोग में ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लूकोज ब्रेक होता है, तब जाकर के हम लोग के अंदर में भी एनर्जी जनरेट होती है एटीपी के रूप में। तो वही एटीपी यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का निर्माण करता है, एटीपी का निर्माण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का निर्माण करता है जो कि हमारे लिए ऊर्जा का सिक्का, हमारे लिए ऊर्जा का सिक्का, ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। ऊर्जा का सिक्का किसके को हम कहते हैं, तो ऊर्जा का सिक्का जो कि हमारे लिए ऊर्जा का सिक्का माना जाता है। ये सब इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की बातें हैं। इसमें हम नोट के फॉर्म में एक लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, नोट के फॉर्म में हम लिखेंगे कि जब होता है तो इस दौरान माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन की मदद से, ऑक्सीजन यानी O2 की इस समय यानी कि जिस समय ये जो काम हो रहा है हमारे लिए जो ऊर्जा का सिक्का है, इस दौरान माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन की मदद से क्या करता है, हम लोग में भी करता है, ग्लूकोज का क्या करता है, ग्लूकोज का लिसिस करता है, ग्लूकोज को विखंडन करती है।
विखंडन, ग्लूकोज को क्या करती है, विखंडन करती है। इससे हमारा एनर्जी जनरेट होता है। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की सहायता से करेगा तो वो ग्लाइकोलिसिस के रूप में ये होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्रीफली हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे भोजन है, भोजन सबसे पहले पाचन में बदला, पाचन के बाद क्या हुआ जी, पाचन के बाद क्या हुआ, ग्लूकोज, अब दोनों मिलकर ग्लूकोज दोनों मिलकर क्या करता है, C6H12O6 + O2 दोनों ब्रेक होकर क्या करता है, दोनों ब्रेक होकर क्या करता है, ATP, दोनों ब्रेक होकर एक ATP एक CO2 है ना, ये ब्रेक होकर 3 भागों में डिवाइड हो जाता है, ATP, CO2 और H2O, ये सब में ब्रेक हो जाता है। CO2 तो देखिए, CO2 तो हमारा आउट हो जाता है, यानी कि निकल जाता है। क्या हो जाता है, निकल जाता है। CO2 हमारा निकल जाता है। ATP की मदद से, जो हम ATP पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, उसको हम ATP की मदद से हम उसको क्या करते हैं, ATP की मदद से हमारे शरीर में एनर्जी हो जाता है। ये भी हमारा बैलेंसिंग में काम आता है, दैट इज द बैलेंसिंग फैक्टर, है ना। और अपशिष्ट पदार्थों को, दूसरा आता है को जी कि अपशिष्ट पदार्थों को निकालने में मदद करता है, निकालने में मदद, है ना। और ATP जो है हमारा ऊर्जा के रूप में हो जाता है। यही पूरी ऊर्जा मिल करके हम अपना पूरा फंक्शन को अंजाम तक पहुंचा देते हैं। यही आज लेक्चर नंबर 4 हम बायोलॉजी सेक्शन का लेकर आए थे। नेक्स्ट इसका टॉपिक इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। तब तक के लिए आप ये सारे चीजों को एक एक बारीक से पॉइंट को आप ध्यान देते रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों।